हेलो, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का ऑप्टिक्स का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ किससे, सपाट पृष्ठों से। जैसे प्रकाश जल के पृष्ठ पे गिर गया जाके, कांच के पृष्ठ पे गिर गया जाके। लेकिन अब तक हमने जो पृष्ठ पढ़े हैं सब क्या है, समतल। अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। मान लीजिए आपके सामने कोई कांच का गोला रखा हुआ है और उसके ऊपर प्रकाश डाल देंगे तो वो कौन सा अपवर्तन होगा, गोलीय पृष्ठों के द्वारा। तो आज ही हम शुरू करने वाले हैं गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और गोलीय पृष्ठ बच्चों आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जरूरत पड़ी तो हम उत्तल वाला भी करेंगे, होता तो एक जैसा ही है, कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम उत्तल वाला भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लगा लीजिए सब, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आप पूरी हेडिंग लगा लेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उनमें से अवतल पृष्ठ द्वारा। तो सबसे पहले बनाते हैं अवतल पृष्ठ। ये बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत चीजें हमें मैथमेटिकल करनी है, तो वो अच्छे से, अगर आपको छोटा डायग्राम बनाएंगे तो मैं आपको चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देगी। हाँ चलिए चलिए, ये है हमारा अवतलाकार पृष्ठ। मान लीजिए बाहर का जो माध्यम है वो विरल है, माना है हमने, ये सघन भी हो सकता है, और यहाँ का अपवर्तनांक n1 है। और ये जो गोलीय पृष्ठ है ये कैसा माध्यम है, सघन, ये विरल भी हो सकता है, और यहाँ का अपवर्तनांक कितना है, n2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का अपवर्तनांक n1 और यहाँ का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, n2। और थोड़ी देर के लिए समझने के लिए चीज़ों को मैंने इसको कहा कि ये विरल है और ये सघन है। बच्चों ये है इसका मध्य बिंदु, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, और ये है मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष। अब देखिए गोलीय पृष्ठ है तो इसका गोला यहाँ पूरा होगा, और उस गोले का केंद्र लगभग हम यहाँ मान लेते हैं, जिसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ये है वक्रता केंद्र। और बच्चों हमने माना कि हमारी वस्तु जिसका नाम O है यहाँ रखी हुई है मुख्य अक्ष पे, ये बिंदु वस्तु है एक, समझते हैं। ये हमारा गोलीय पृष्ठ है, कैसा आकार है, अवतल। यहाँ का अपवर्तनांक n2 है, और बाहर जो है वो क्या है, n1। समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको विरल कहा और इसको मैंने सघन कहा। अब यहाँ से प्रकाश किरणें लेके जाएंगे। एक प्रकाश किरण तो बच्चों यही जाएगी ऐसे, और यहाँ टकराएगी। यहाँ आपको पता है कि ये अभिलंब है, ये हमारा क्या है, ध्रुव। बच्चों जिनको नहीं पता है मैं सुन लें कि अगर पृष्ठ के किसी भी बिंदु को, गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दो तो वो बन जाता है अभिलंब। तो क्या ये बिंदु P पृष्ठ पे स्थित है, और अगर मैंने इसको किससे मिलाया, वक्रता केंद्र से, तो ये क्या है, अभिलंब। और आपको पता है कि अगर प्रकाश किरण अभिलंब के साथ साथ चलती है तो आपतन कोण I कितना होता है, 0। और जब I 0 होता है तो R भी कितना होता है, 0। मतलब प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए आगे निकल जाएगी। इस किरण के लिए I 0 है और R भी 0 है। ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों अपवर्तन में। लेकिन प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ से हमें दो किरणें निकालनी है। पहली किरण ये थी और दूसरी किरण बच्चों ये गई। पहली किरण, दूसरी किरण। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया M, ये। और बच्चों यहाँ मुझे देखना है कि अंदर जाने पे क्या होगा। मान लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए ये माध्यम कहाँ तक है, ऊपर तक है, ऊपर तक। लो
तो यहाँ में सबसे पहले क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब, और अभिलंब कहाँ से आएगा, वक्रता केंद्र से। तो मैंने इस बिंदु M को कहाँ मिलाया, M पर। बहुत आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो बच्चों साफ साफ ये कोण हमारा कितना है, आपतन कोण I। ठीक है जी। अभिलंब को आगे बढ़ा देता हूं, ये गई। ये प्रकाश किरण विरल से कहाँ जाएगी, सघन माध्यम में। जाना तो इसको सीधा था, लेकिन क्योंकि ये विरल से सघन में गई तो ये थोड़ा सा किसकी तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर। ये है हमारी बच्चों अपवर्तित किरण। क्या है ये, अपवर्तित किरण। ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण, इनके बीच का कोण होगा अपवर्तन कोण। अब ये दिख तो आ रहा आपको बाहर, लेकिन ये किसके अंदर ही है, ये इस पृष्ठ के अंदर है, तो ये मत सोचना कि ये वायु में है। ठीक है, ये हो गया हमारा R। क्या बच्चों, ये वाली किरण अपवर्तित किरण और ये वाली किरण कहीं मिल पाएंगी आगे जाके? हमें दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इधर तो इनके मिलने का कोई चांस नहीं है। तो हमने क्या किया, इस किरण को हमने पीछे मिलाया, इस किरण को पीछे खींच लिया ऐसे, ये किरण, और ये आगे इससे मिली यहां, तो इसका मतलब हमारी वस्तु O का प्रतिबिंब इधर नहीं बन के यहां बनेगा, किस बिंदु पे, I पे। और ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। क्या किरणें सच में मिली हैं? नहीं, हमें ऐसा लगा कि ये यहां मिलेंगी। देखो मैंने पीछे खींचा ना, इसका मतलब ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। और सच में मिलती तो कैसा प्रतिबिंब बनता, वास्तविक। तो बच्चों हमारे पास ये O आ गया, वस्तु है, I हमारा प्रतिबिंब है, C हमारा वक्रता केंद्र है, P हमारा ध्रुव है। हमने कहा ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितनी है, U। P से O की दूरी कितनी है, U से प्रदर्शित करते हैं ना वस्तु की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी बच्चों ध्रुव से कितनी है, हमने मान लिया V है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, R है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं, और वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण को मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं बीटा, और इसको मानते हैं गामा। इन्हें मानने का कोई ऑर्डर नहीं है, आप किसी को भी अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये कहाँ बने हैं, O पे, ये I पे, और ये C पे। यहाँ गामा मान लेता कोई दिक्कत नहीं, ये अल्फा मान लेता कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब आते हैं यहाँ इस त्रिभुज, इनमें देखते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के। बच्चों आपको इतनी बातें पता होंगी कि ये अगर कोण I है तो ये कोण भी कितना होता है, I। वही चीजें बस हमें इसमें देखनी है, यही हमारा कॉन्सेप्ट लगा के। तो हमने कहा ये R किस किसके बीच का कोण है, तो हमने देखा यार ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण है। तो ये रहा अभिलंब और ये कौन है, अपवर्तित किरण। तो ये कोण कितना है हमारा, R। ये कोण कितना है, I, ये वाला, और ये क्या है हमारा R। ध्यान से सुनो फिर से एक बार, कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल। ये जो I है ये है OM और CM के बीच का कोण, मतलब आपतित किरण और अभिलंब। अभिलंब कौन है बच्चों, CM। कौन है, CM। आपतित किरण कौन है, OM। OM व CM के बीच का कोण कितना है, I। देखो ध्यान से ये बनना, ये हमारा अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। क्या अपवर्तित किरण को मैं पीछे खींच के I पे ले गया था, हाँ। और अभिलंब कहाँ है हमारा, ये C। तो CM और IM के बीच, CM व IM के बीच, ये रहा बच्चों देखो, IM CM के बीच कितना कोण है, R। बस अगर आपको इतना समझ आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या आप समझ पाए? थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देख लेंगे बस, और आपको ये समझ आ जाएगा। चलिए इसको हटा देता हूं मैं। अब इसमें डायग्राम को पूरा करते हैं। इस M से यहां एक लंब डाल देते हैं बच्चों, और इसका नाम देते हैं N, मतलब लंब क्या बन गया, MN। क्या बात सब समझ आ रही है आपकी? ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब बच्चों सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लेंगे
क्योंकि यहाँ से होगा अपवर्तन, तो अपवर्तन में हम यहाँ लगाएंगे स्नेल का नियम। बिंदु M पे मुझे स्नेल का नियम लगाना है, और स्नेल के नियम में आता है साइन आई साइन आर, मतलब मुझे I की वैल्यू चाहिए और R की। ऐसे करके इसको ध्यान रखेंगे तो आसानी रहेगी आपको कि भाई यहाँ अपवर्तन हो रहा, अपवर्तन है तो यहाँ स्नेल का नियम लगेगा, स्नेल का नियम लगेगा तो मुझे I चाहिएगा और R चाहिएगा। अब I और R हैं कहाँ, देखते हैं ध्यान से। तो अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो ये जो कोण I बना हुआ है, ये तो बना हुआ है OMC में। देखो ये है I कोण, यहाँ तक है ना, और ये कहाँ आ रही रेखा C पे, और ये क्या है OM। तो उसका मतलब जो कोण I है वो है त्रिभुज OMC में। मैं यहां बना के दिखाता हूं अलग से, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ध्यान से, ये है O, ये है M और ये है C। देखो OM और MC के बीच में कितना कोण है I, ये कितना है अल्फा, और ये कितना है बच्चों गामा। ध्यान से देख लो, ये कोण कितना है गामा, ये कितना है अल्फा, और ये कितना है I। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़ी हो, परमेय पढ़ी हो, तो आपको इन्हें एक बात जरूर पढ़ी होगी कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, देखो ये इनको बोलते हैं आंतरिक कोण, ये अंतः कोण है, ये भी अंदर का, ये भी अंदर का, ये भी अंदर का, ये है बाहर बना हुआ कोण, इसे बोलते हैं बहिष्कोण। किसी त्रिभुज का ये जो बहिष्कोण होता है बच्चों, ये इन दो कोणों के योग के बराबर होता है, इस वाले को छोड़ के। मतलब जो हमारा गामा है वो किसके बराबर होगा, I प्लस अल्फा के, I प्लस अल्फा। तो यहां से I का मान कितना आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। सिंपल सी बात है, समीकरण नहीं बनाते हम, ऐसे ही सिंपल सिंपल लिख देते हैं कि I कितना है, गामा माइनस अल्फा। तो स्नेल का नियम लगाना था, I और R चाहिए था, तो मैं क्या निकाल चुका हूं, I। कुछ मैथमेटिक्स की चीजें यूज हो रही तो बच्चों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब R कहाँ है, तो R तो बच्चों ये रहा, देखो ये कौन सी लाइन है IM, और ये कौन सी लाइन है MC, मतलब ये किस त्रिभुज में है IMC। तो मैंने लिखा त्रिभुज IMC में, त्रिभुज IMC में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ये देखो ये है I, कितना कोण बीटा, ये है M पे कितना बनना देखो R, और ये है C पे कितना है गामा। अब तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे कि गामा किसके बराबर होगा, बीटा प्लस R के, मतलब बहिष्कोण दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहां से R कितना आ गया बच्चों, गामा माइनस बीटा। मैंने इसको भी डब्बे में बंद कर लिया, जिस समय साफ साफ दिखाई देता रहे कि हमने I और R की वैल्यू निकाल ली है। बहुत बढ़िया। अब बस ज़्यादा दूर नहीं है हम अपने उससे फॉर्मूले से, इतनी चीज़ें समझ आ गई तो आगे भी आसान रहेगा। अब ध्यान दो बच्चों कि I में ना अल्फा और गामा आया हुआ है, R में भी गामा और बीटा आया, मतलब मुझे गामा बीटा अल्फा चाहिए, गामा बीटा और अल्फा। और ये यहाँ बैठे हैं देखो, अल्फा बीटा और गामा। तो हमने कहा क्यों ना भाई पहले अल्फा बीटा और गामा निकाल लिया जाए। तो हमने कहा चलो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं और बात करते हैं समकोण त्रिभुज। दिखाई पड़ रहा है क्या यहाँ से, समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज MNO की। किसकी बात करते हैं, समकोण त्रिभुज MNO में। देखो ये रहा समकोण त्रिभुज MNO, ये है आपका अल्फा और ये है MNO। तो यहां से मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं ना, tan अल्फा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, ये आधार है और ये लंब है, पता है ना। जहां कोण बनता है वो आधार, 90 डिग्री के सामने कौन होता है हमेशा कर्ण, और बचा हुआ लंब। तो लंब कितना MN बटे आधार कितना ON, तो हमने लिख लिया इसको MNON। ऐसे ही आप समकोण त्रिभुज देखो MNI, तो हमने लिखा, इसको हटा देता हूं और यहां लिखता हूं समकोण त्रिभुज, कहाँ MNI में,
समकोण त्रिभुज एम एन आई में। अगर मैं उसको दिखाऊं आपको, ये रहा एम एन आई, तो यहाँ कौन कितना है, बीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन बीटा किसके बराबर आ जाएगा, एम एन अपॉन एन आई के, लंब बटे आधार, तो यह आया एम एन बटे एन आई, इसको भी एन ओ लिख लेता हूं मैं ऐसे, एन ओ। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज एम एन सी में, वहां से निकालते हैं क्या, टेन गामा, ये रहा देखो बच्चों गामा, टेन गामा क्या होगा, लंब एम एन बटे आधार एन सी, तो ये हमने निकाला टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा। लेकिन मुझे तो वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फा बीटा गामा की, वो हम कैसे निकालने, हम सुनना भाई। यहां तक क्लियर है क्या बातें, चलिए साफ साफ दिखाई दे रहा हमें। अब इससे आगे की बातें करते हैं। अब इसके लिए आगे करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन मानने पड़ेंगे बच्चों, कुछ चीजें अपनी तरफ से माननी पड़ेंगी। क्या, कि ये जो है हमारा गोलीय पृष्ठ, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है, ये अपनी तरफ से मानेंगे तभी आगे हम कर पाएंगे। कि ये मुंह जो इसका खुला हुआ है, ये बहुत बड़ा ना होके बहुत छोटा है। अब बच्चों आप सुनो, अगर ये मुंह बहुत छोटा होता, ये खुला हुआ मुंह, तो ये एम पी से बहुत दूर होता है, बहुत पास होता। मैं लिखता हूं यदि, इसको द्वारक बोलते हैं बच्चों, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, तब अगर ये मुंह क्या हो, छोटा, तो ये m इससे बहुत दूर थोड़ा ही होगा p से, मतलब m लगभग किसके पास होगा, p के, m किसके पास होगा, p के। और अगर m यहां हो, मान लीजिए यहां, तो यहां से जो लंब डालता मैं, तो ये आता n, तो n भी तो किसके पास होता, p के पास होता। समझ आ रही है क्या बातें, मैंने क्या बताया आपको, कि ये जो इसका द्वारक है, ये मुंह इसका ऐसे है ना, कि ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है ऐसे। और अगर ये छोटा होगा तो क्या ये एम पी के पास नहीं होगा, हाँ, और m से जो लंब डाला हमने ये एम एन, तो ये n भी तो किसके पास होगा, p के, तो मैंने लिखा n भी किसके पास होगा, p के पास। अब होगा क्या, जब ये m p के पास होगा, तो ये किरण जो है हमें इतनी दूर जाती दिखाई दे रही, तो ये किसके पास पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी। अभी तो देखो आप इसको और इसको ध्यान दो, ऐसे है ना, जब ये m यहां आ जाएगा तो ये ऐसे ना होके ऐसे होगा। तो बच्चों ये अल्फा कोण बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं अतः अल्फा बीटा व गामा क्या होंगे, बहुत छोटे कोण होंगे। क्या है, बहुत छोटे। और अगर ये बहुत छोटे हैं तो क्या आई और आर भी बहुत छोटे होंगे, समझ पा रहे हैं ना। तथा आई व आर भी, ये आई और ये आर भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। और बच्चों अगर कोण बहुत छोटे हों तो आपने एक बात पढ़ रखी कि जो tan थीटा होता है वो हो जाता है थीटा, और जो sin थीटा होता है वो हो जाता है थीटा, और जो cos थीटा हो जाता है वो हो जाता है 1। कब, जब थीटा बहुत छोटा हो और थीटा को किस में मापा गया हो, रेडियन में। तो हमने कहा इस अतः ये जो आपने यहाँ tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा निकाला, तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के लगभग बराबर, tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के, और tan गामा बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, गामा के। अगर ये जो हमने अपनी तरफ से चीजें माननी है ये सच हो जाएं, तो ये अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण होंगे, और अल्फा बीटा छोटे होंगे तो tan अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा, tan बीटा को क्या लिख दूंगा, बीटा, और tan गामा को क्या लिख दूंगा, गामा। और tan अल्फा किसके बराबर था बच्चों, mn बटे no। अब ध्यान से सुनना, यहां भी हम करने वाले हैं कुछ। क्या n p के पास पहुंच गया, मतलब n क्या ही है, p, मतलब जहां n दिखाई दे रहा हूं वहां मैं क्या लिख सकता हूं, p, तो n की जगह में बच्चों में क्या लिख दूंगा, p, तो mn क्या बन गया, mp। ये देखो
एम एन क्या बन गया एम पी, और एन ओ क्या बन जाए, सॉरी ये एन ओ क्या बन जाएगा, एन की जगह क्या लिख दूंगा पी, तो एन की जगह क्या बनना पी। ऊपर चाहे आप बदलो ना बदलो, ऊपर की हमें दिक्कत नहीं है, ऊपर तो चाहे आप क्या ही रहने दो एम एन, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमें नीचे की इसकी, इसको बदलना है। हम पी एन ओ को क्या लिखेंगे अब पी ओ। सारी डिस्टेंस अब कहां से मापी जाएंगी पी से, क्योंकि एन किसके पास पहुंच गया पी के। तो हमने कहा टेन बीटा किसके बराबर हो गया, बीटा देखो कहाँ है, ये रहा एम एन बटे एन आई, और एन की जगह क्या रख देंगे देखो पी, तो ये बनेगा पी आई, और टेन गामा एम एन बटे एन सी, एन की जगह क्या रख देंगे पी, तो ये बना पी सी। तो मैंने क्या किया, टेन अल्फा को अल्फा, टेन बीटा को बीटा, टेन गामा को गामा लिखा बच्चों। अब मैं आसानी से आई और आर के मान निकाल सकता हूं। मैंने कहा चलो आई और आर के मान निकालते हैं। आई कितना है हमारा गामा माइनस अल्फा, तो गामा कितना देखो ध्यान से, गामा है हमारा एम एन बटे पी सी, और अल्फा कितना है हमारा एम एन बटे पी ओ। तो बच्चों ये किसका मान आ गया आई का, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, वो बाद में कर लेंगे। ऐसे ही आर का मान निकालते हैं। आर कितना है ध्यान से देखो, गामा माइनस बीटा, तो हमने लिखा गामा माइनस बीटा। गामा क्या एम एन अपॉन पी सी, एम एन अपॉन पी सी माइनस बीटा क्या है हमारा एम एन अपॉन पी आई। वैल्यू डालते चलना है बस, अब आप सबको पता है कि क्या करना है हमें। तो हमने निकाला आई और आर का मान, और बस अब एम पॉइंट पे हम क्या लगा देंगे स्नेल का नियम। लगाइए स्नेल का नियम। क्या इतना समझ आ गया आपको कि ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा मुंह है इसका। अगर ये छोटा होगा तो एम किसके पास आ जाएगा पी के, अगर एम पी के पास आ जाएगा तो एन भी किसके पास पहुंचेगा पी के, और ये अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे, आई और आर भी बहुत छोटे होंगे। टेन अल्फा को अल्फा लिख लेंगे, टेन बीटा को बीटा, और टेन गामा को गामा। कब लिखते हैं बस ऐसा, जब अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हों। बच्चों मैं इसको हटाने वाला हूं और फिर लगाते हैं हम स्नेल का नियम, इसको नोट कर लेना आप। चलिए स्नेल का नियम लगाते हैं। बिंदु एम पर, बिंदु एम पर स्नेल का नियम लगाओ। यहां का अपवर्तनांक n1, क्या लिखा स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम कहता है n1 साइन आई, यहां n2 साइन आर, n2 साइन आर। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि यार n1 साइन आर क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि r एक्चुअल में वहां है, वो तो हमने बस मैथमेटिक्स की क्या लगाई, अपनी मैथ का एक कॉन्सेप्ट लगाया कि ये r होगा तो ये भी r होगा। एक्चुअल में तो r ये होता है ना, तो ये लिखेंगे हम n1 साइन आई, n2 साइन आर। और क्योंकि i और r भी बहुत छोटे हैं, तो बच्चों साइन आई को मैं क्या लिख दूंगा i, और साइन r को क्या लिख दूंगा r। लिखा हुआ ना कि i और r भी बहुत छोटे हैं। n1 i की वैल्यू देखो ध्यान से कितनी है, एम एन अपॉन पी सी माइनस एम एन अपॉन पी ओ, एम एन अपॉन पी ओ। n2 कितना है, n2 सॉरी n2 तो n2 है। r कितना है, r है एम एन अपॉन पी सी माइनस एम एन अपॉन पी आई। देखो बच्चों यहाँ एम एन कॉमन है, यहाँ एम एन कॉमन है, यहाँ एम एन कॉमन लिया, यहाँ एम एन कॉमन लिया, एक दूसरे से कैंसिल। ये बच्चा n1 अपॉन पी सी माइनस n1 अपॉन पी ओ, n2 अपॉन पी सी माइनस n2 अपॉन पी आई। मल्टीप्लाई करते चले गए बस। अब वैल्यू डाल देते हैं बस, n1 अपॉन पी सी कितना है बच्चों, पी सी कितना है r, लेकिन इसको लिखूंगा माइनस r। क्यों, क्योंकि बच्चों आपको एक बात पता है कि आपतित किरण जिस दिशा में चलती है उसको लेते हैं प्लस। देखो ये है आपतित किरण, ये ऐसे चल रही ना, तो ये दिशा हमारी क्या होगी प्लस, और ये क्या होगी माइनस। सारी दूरियां कहां से मापनी है P से, और P से C तक की दूरी ऐसे मापेंगे, ऐसे नहीं चल सकते हम, P से चलेंगे तो ये इस तरफ चल रहा, तो R कैसा होगा माइनस
N1 PO कितना है U, लेकिन क्योंकि इधर आए तो हमने लिखा माइनस U। प्रकाश किरण इधर तो ये प्लस, इधर आए तो माइनस। N2 PC कितना, फिर से माइनस R। PI कितना है V, लेकिन कितना माइनस V। इसको लिखा बच्चों, क्या ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको प्लस लिख दूं, माइनस माइनस प्लस तो इसको प्लस। N2 अपॉन V को वहीं रखा तो ये बना N2 अपॉन V। इसको ले गया उधर, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, उधर जाके बनेगा N1 अपॉन U बराबर, इसको लेके आया इधर N2 अपॉन R, माइनस था प्लस हो गया N2 अपॉन R। ये पहले ही माइनस है तो ये यहीं का यहीं है तो इसको लिखा N1 अपॉन R। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। ये आया बच्चों हमारा लास्ट फॉर्मूला, जिसके लिए हम शुरू से चले हुए थे। 25 मिनट हमने जिसमें लगा दी, वो फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब ये कहाँ लगेगा, जब भी प्रकाश का अपवर्तन हो जाए किससे, गोलीय पृष्ठों से। क्या इसको याद करना है? हाँ। क्या बहुत भारी है? नहीं, आसान नहीं रहेगी, मैं समझाता हूँ। देखो इसमें जो ये V है, ये U है, ये U है वस्तु की दूरी। कहाँ से? पृष्ठ के उस बिंदु से जहाँ से हम देखेंगे, जो पृष्ठ का बिंदु है ये, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ध्रुव। मतलब ये U क्या है, ये U क्या है बच्चों, वस्तु की दूरी कहाँ से, ध्रुव से। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, ध्रुव से। R क्या है, वक्रता त्रिज्या। N2 N1 सुन लो बस। अब आपको ये नहीं कहना कि N1 वो है जहां वस्तु रखी है ना, N2 वो है ये वाला, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या याद रखना कि N1 वो माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से प्रकाश चला। N1 क्या है, जहां से प्रकाश किरणें चली। और N2 कौन है, जहां प्रकाश पहुंचा, जहां प्रकाश पहुंचा। आपको ये बातें ध्यान रखनी है बस, और आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला रट लो पहले, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। N2 जहां प्रकाश पहुंचा, N1 जहां से प्रकाश आया। U क्या है, वस्तु की दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, R क्या है, वक्रता त्रिज्या। और सारी दूरियां कहां से मापी जाएंगी, ध्रुव से। हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे बार बार तो तब याद हो जाएगा भाई। तो ये था हमारा गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। करते हैं दो अच्छे से न्यूमेरिकल इसके, तब चीजें और आसान हो जाएंगी आपके लिए। इसको नोट कर लें, मैं हटाने वाला हूं भाई। क्या कहता है हमारा पहला न्यूमेरिकल, कि आपके पास एक कांच का गोला है। ये है बच्चों पहला न्यूमेरिकल। आपके पास एक कांच का गोला है जिसका अपवर्तनांक है 1.5 और इसकी त्रिज्या है बच्चों 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये उसका व्यास है और ये उसका केंद्र है। उसने कहा कि यहाँ इस पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ वायु का एक बुलबुला बना हुआ है। बुलबुला बना हुआ है, बस ये वायु भी छोड़ दो। कांच के अंदर एक बुलबुला बना हुआ है इस पृष्ठ से कितनी सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे। कोई आदमी इसको यहां से देख रहा है, बुलबुले को, ये देखने वाला है। उसने पूछा इस आदमी को ये बुलबुले का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा जब वो इस तरफ से देख रहा है। तुमने कहा चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये एक गोलीय पृष्ठ है? हाँ। क्या यहाँ अपवर्तन होने वाला है? हाँ। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 अपॉन R। बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अब लगेगा कैसे वो हम देखेंगे। N2 क्या होता है, वो माध्यम का अपवर्तनांक जहां प्रकाश पहुंचा। N2 जहां प्रकाश पहुंचा, N1 जहां से प्रकाश चला। अब प्रकाश कहां से चलेगा आपको ये देखना है। प्रकाश वहां से चलता है बच्चों जहां वस्तु रखी होती है। क्या वस्तु यहाँ रखी हुई है? हाँ, यही तो है वायु का बुलबुला।
क्या है ये? बुलबुला। तो ये यहाँ का अपवर्तनांक वो है जहां से प्रकाश चला, कितना? 1.5। जहां से प्रकाश चला मतलब 1.5 और बटे में क्या है? u। u कितना है? सारी दूरियां यहां से मापेंगे। ये दूरी कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख दिया 1। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, n1 क्या है? जहां से प्रकाश चला। ये कहां पहुंचेगा? जहां देखने वाला बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? बाहर। और बाहर क्या दे रखा है? वायु। तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1 और v का मान मुझे निकालना है, बीच में साइन है -1। समझ ही गए होंगे आप? दोबारा बताऊं क्या? मैंने क्या किया, n2 वो है जहां प्रकाश पहुंचा वायु में, तो यहाँ का अपवर्तनांक 1, v मुझे निकालना है। n1 वो जहां से प्रकाश चला मतलब कांच से, और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 और u क्या है बच्चों? 1 सेंटीमीटर दूरी में यहां से माप रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि प्लस या माइनस, कैसे बताऊं मैं? क्या बच्चों प्रकाश यहां से चला इस तरफ, क्योंकि यहां आना है ना प्रकाश को, तो ये दूरी कैसे, ये डिस्टेंस कैसी होगी? प्लस। दूरी में माप रहा हूं यहां से और इस तरफ वस्तु ये रखी हुई है, तो ये कैसा हुआ? माइनस। तो ये लिखा जाएगा माइनस। n2 कितना है? 1। n1 कितना है? 1.5 और r दे रखा है बच्चों 2 सेंटीमीटर, और मैं यहां से लेके जाऊंगा इसे इधर, तो ये भी कैसा होगा? माइनस। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1.5 बराबर 1.5 में से 1 गया तो बचा 0.5 बटे -2, माइनस से माइनस गायब। 1/v 0.5 चौक 20, 1/4 और ये -1.5। तो बच्चों 1/v किसके बराबर आ गया? एलसीएम ले लो, 4, 15 चौक 60, तो ये बनेगा 6। तो 1/v आया 5/4। तो तो v कितना आ गया? 4/5 माइनस आया बच्चों ये, तो v आ जाएगा माइनस के 0.8 सेंटीमीटर। ये है हमारे प्रतिबिंब की दूरी, और ये दूरी कहां से मापी जाएगी? उसी बिंदु से जहां से हमने सारी दूरियां मापी हैं। यहां से 1 सेंटीमीटर पे रखा तो प्रतिबिंब है, यहां दिखाई देगा 0.8 सेंटीमीटर पे। क्या बात क्लियर होगी? क्या आपको ये समझ आ गया बच्चों? इस तरीके से हमें अपने कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। करते हैं एक और न्यूमेरिकल, देखते हैं कि उसमें क्या है और कैसे हम उसको यूज करेंगे। क्या कहा गया है कि हमारे पास एक कांच का गोला है, ये दूसरा है हमारा न्यूमेरिकल बच्चों। इसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 6 सेंटीमीटर और इसका अपवर्तनांक है वो ही 1.5। इसने कहा कुछ किरणें समांतर रूप से आती हैं और इस गोले के पृष्ठ पे टकराती हैं। बच्चों प्रकाश किरणें अगर समांतर आ रही हैं तो उसका मतलब वस्तु अनंत पे है, ये बात आप जान लें। अगर प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो वस्तु कहाँ है? अनंत पे। तो उसने पूछा कि जो वो वस्तु अनंत पे रखी हुई है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या यही सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलेंगी, और जहां मिलेंगी वहीं तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो कहने की बात यह हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर और यहाँ का अपवर्तनांक हमें दिया गया। तो लगाते हैं n2/v n1/u n2 माइनस n1/r। पता है ना बच्चों, n2 वो जहां प्रकाश पहुंचा कहां? कांच में, कांच का अपवर्तनांक 1.5। v हमें निकालना है। n1 जहां से प्रकाश आया वायु से, तो ये है 1, और u वस्तु की दूरी, वस्तु कहां है? अनंत पे। n2 कितना? 1.5, n1 कितना? 1/r कितना है? 6। प्लस या माइनस देखना बच्चों ध्यान से, क्या प्रकाश किरणें ऐसे चली हुई है तो ये दूरी ये कैसी होगी? प्लस। ये डायरेक्शन क्या होगी? प्लस। तो दूरी हम कहां से मापेंगे? यहां से। तो यहां से यहां जाऊंगा ना मैं, तो मुझे भी ऐसा ही चलना है। जिस दिशा में किरणें चलती हैं वो दिशा प्लस होती है, तो ये दिशा प्लस है, तो आर भी कैसा होगा? प्लस, क्योंकि दूरी यहां से मापनी है यहां तक की। चलिए 1/∞ 0 होता है, तो ये बचा 1.5/v।
1.5 माइनस 1 0.5 बटे 6, ये आया 3, देख लेना सोल्व करके, 36 18, तो v की वैल्यू आई 18 सेंटीमीटर। आंसर प्लस में आया है तो मतलब दूरी यहाँ से इस तरफ है, क्योंकि ये दूरी ये दिशा कैसी है प्लस, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से 18 सेंटीमीटर पे। कितनी बात समझ आ गई। अब बच्चों देखो 18 सेंटीमीटर कहाँ है, ये कितना 6, ये कितना 6 12, मतलब वो जो वस्तु अनंत पे है उसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनेगा 6 6 और 6, ये देखो ये बनेगा कहीं प्रतिबिंब। लेकिन ये तब बनता जब सिर्फ ये पृष्ठ होता और ये ना होता, तभी तो बनता। लेकिन अब ये जो प्रकाश किरणें हैं ये किसकी तरफ जा रही थी बच्चों, इस आई की तरफ। देखो ध्यान से, प्रकाश किरणें मिलेंगी तभी तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इनको कहां से भी गुजरना पड़ेगा, दूसरे पृष्ठ से, मतलब अभी अपवर्तन एक बार और होगा। मतलब यह आंसर कितना आ जाता, यह जाता हमारा 10, तो प्रतिबिंब बन जाता 6 और 4, कोई दिक्कत नहीं है, किरणों को यहां से होके जाना ही ना पड़ता। लेकिन अब किरणों को यहां से होके जाना पड़ रहा, तो अपवर्तन एक बार और होगा, और अब की बार फिर से यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगाते हैं, n2 बटे v माइनस n1 अपॉन u, n2 माइनस n1 बटे r। लेकिन क्योंकि अब की बार अपवर्तन यहां से हो रहा है तो सारी दूरियां यहां से मापी जाएंगी। n2 जहां प्रकाश पहुंचा, क्या प्रकाश वायु में पहुंच रहा है, हाँ, तो यहां लिखा 1, v हमें निकालना है। n1 होता है वो जहां से प्रकाश चला, प्रकाश कहां से चला, अभी यहां से, आप सोचेंगे यहां से आ रहा, लेकिन यहां से हो चुका है ना, अब तो प्रकाश यहीं से चलेगा, कहां से, कांच से, तो मैंने लिखा 1.5। और बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी किसमें, यू में, लेकिन आज के बाद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम समझेंगे। अब इसके लिए वस्तु बच्चों अनंत पे नहीं है, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो ये वाला पृष्ठ यहां बना चुका है, और ये वाली प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए किसका काम करेगी, वस्तु का। मतलब ये था कितने पे, 18 पे, 6 6 और ये कितना है 6, तो u का मान कितना है बच्चों हमारा 6, ना कि अनंत। इस पृष्ठ से ये प्रतिबिंब कितनी दूर है, 6 सेंटीमीटर पे, और यही प्रतिबिंब इसके लिए किसका काम कर रहा है, वस्तु का। अब ये प्लस ले या माइनस ले, ये भी दिक्कत है। क्या किरणें ऐसे ही चली हुई है, हाँ। क्या दूरी भी ऐसे ही माप रहे हैं, हाँ, तो ये कैसा होगा प्लस। अगर विपरीत मानते तो माइनस। n2 कितना, n2 है हमारा 1, n1 है कितना 1.5, और r कितना है बच्चों 6, क्योंकि r मुझे ऐसा ही मापना पड़ेगा। देखो r तो यहाँ है ना, ये केंद्र तो ये है, तो इधर आना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा -6। 1/v ये गया 15/60 माइनस 0.5, 1.5 में से 1 गया, 0.5 -6, माइनस से माइनस गया दशमलव से ये, तो 1/v 15 चौक 60, 1/4, 12 पंजे 60, 1/12, तो 1/v आया 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम आया 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12, तो ये आ गया 4/12। इसको सोल्व करना आता होगा बच्चों आपको, है ना, तो v आ गया 12/4 मतलब 3। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा अब वो कितनी दूरी पे बनेगा, 3 सेंटीमीटर पे, और ये दूरी 3 सेंटीमीटर कहाँ से है, यहाँ से। प्लस है या माइनस, प्लस है, और प्लस है इस तरफ, तो प्रतिबिंब बच्चों यहाँ बनेगा अब, ना कि यहाँ। ये है हमारा अंतिम प्रतिबिंब। इस वाले क्वेश्चन में अपवर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार। बच्चों ये ध्यान दे देना पड़ेगा आपको अपने आप से। क्लियर है क्या, उम्मीद है मैं आपको इसे समझा पाया हूँ। जल्दी से एक और न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, आप कोशिश करना आप उसको अपने से ट्राई करें। सेम ऐसे ही तीसरा न्यूमेरिकल, एक गोला है आपके पास जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, और उसके केंद्र पर एक वायु का बुलबुला बना हुआ है। यहाँ का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। उसने कहा है यहाँ से कोई आदमी बैठ के देख रहा है उसको, ये रहा देखने वाला, उसको प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा। आपने कहा n2/v, n1/u,
N2 माइनस N1/R। कैसे पता चल रहा कि ये फॉर्मूला लगाना है? अभी तो पता कि ये कर रहे हैं हम, तो फॉर्मूला यही लगेगा। एग्जाम में कैसा पता? अरे भाई ये गोलीय पृष्ठ है क्या? हाँ। क्या अपवर्तन हो रहा है? हाँ। तो ये क्या ही तो था, गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। हमने कहा चलो पहचान गया। वस्तु यहाँ रखी है तो प्रकाश किरणें यहाँ से चलेंगी, कहाँ जाएंगी? जिसको देखना है, ये देखने के लिए बैठा है तो प्रकाश किरणें इस यहाँ से चलेंगी इसकी तरफ। तो ये वाली डायरेक्शन कैसे लेनी है? प्लस ये वाली। सारी दूरियां मापनी है यहाँ से। आप कहोगे यहाँ से क्यों नहीं मापा? अरे भाई ये पृष्ठ करेगा ना अपवर्तन, प्रकाश तो इधर जा रहा है, ये थोड़ी करेगा, तो यहाँ से दूरी मापेंगे। हमने कहा चलो N2 जहाँ प्रकाश पहुंचा वायु में 1, V हमें निकालना है N1 जहाँ से चला 1.5, U क्या है? वस्तु की दूरी कहाँ से यहाँ से, ये रही, कितनी है भाई? केंद्र पे रखा तो वस्तु की दूरी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इधर ये देखो यहाँ से मापना शुरू करेंगे यहाँ तो आएगा -2। N2 कितना? 1, N1 कितना? 1.5 और R भी कितना है? 2, लेकिन कैसा 2? -2। 1/V माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 15/20 -0.5/2 माइनस से माइनस गया और ये आ गया 5/20। 1/V 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 1/4, तो 1/V आया 1/4 माइनस 3/4। इसको उधर ले गया, ये मैथमेटिक्स से सिंपल सा सोल्व कर लेंगे आप। एलसीएम लिया 4, 1 माइनस 3 -2, तो V कितना आ गया? 4/-2, मतलब V आया -2 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? -2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है ये दिशा प्लस है ना, तो इसके विपरीत माइनस, तो यहाँ से -2 मतलब प्रतिबिंब वही बनेगा जहाँ वस्तु रखी होगी। वस्तु कहाँ रखी है? केंद्र पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? केंद्र पे। क्योंकि देखो आंसर बता रहा ना मैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हम। वस्तु कितनी दूरी पे है? 2 सेंटीमीटर पे, प्रतिबिंब कहाँ बना? 2 सेंटीमीटर पे। तो जब वस्तु गोले के केंद्र पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा? गोले के केंद्र पे। तो ये था बच्चा हमारा गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और आज हमने कौन से पृष्ठ से किया? अवतल से। क्वेश्चन हमने उत्तल अवतल सबके कर लिए। उत्तल ही है ये देखो, क्योंकि फॉर्मूला उसमें भी यही चलता है। अगर आपको लगे कि अवतल का हमें समझ नहीं आया तो मैं उसके लिए अलग से छोटा सा एक वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, कॉन्सेप्ट सारा यही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा उसका सोल्व करने का तरीका अलग है, जब वो पृष्ठ क्या बन जाएगा? उत्तल पृष्ठ। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेंगे, पढ़ते रहेंगे और इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें करिए। तब तक के लिए थैंक यू।